Hello everybody, welcome to Everest Coaching Institute. Today we will discuss class 12th economics. इसमें बेटा जो हमारी सीरीज़ चल रही है बैलेंस ऑफ पेमेंट चैप्टर की वो ये हम सीरीज़ कंटिन्यू करेंगे। तो आज देखते हैं कि आज हम क्या डिस्कस करते हैं। देखो अभी तक अब हमने करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट को डिटेल में डिस्कस किया है, पर अब हमने देखना है कि ओवरऑल बैलेंस हमने बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट में लिखना है। तो वो देखते हैं ओवरऑल बैलेंस अकाउंट में क्या आएगा। करंट अकाउंट का बैलेंस आ जाएगा जो आपने निकाला है, कैपिटल अकाउंट का बैलेंस आ जाएगा जो आपने निकाला है सारी चीज़ों को ऐड करके। इसके अलावा कई बार क्या होता है, करंट अकाउंट और या कैपिटल अकाउंट बैलेंस करते हुए कुछ एरर्स एंड ओमिशंस हो जाती हैं, कुछ गलतियां हो जाती हैं। तो वो गलतियां रेक्टिफाई करके उनको प्लस करते हैं। ठीक है, तो वो आपका ये ओवरऑल बैलेंस आ जाएगा। अभी आपके लिए चीज़ जो है एरर्स एंड ओमिशंस, उसको मैं बताने लगी हूँ। एरर्स एंड ओमिशंस क्या होता है? एरर्स और ओमिशंस के अंडर जो भी आपकी एंट्री आती है वो आपकी डायरेक्ट एंट्री नहीं आती, वो एंट्री इसका रिजल्ट होता है कि जो आपने गलतियाँ पहले कर ली हैं। इट मेनली लीड्स एंड लैग्स इन रिपोर्टिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस। जो आपने पहले अकाउंट्स में कोई अपने एंट्री में अमाउंट गलत लिख दिया या कुछ आप भूल गए लिखना, उन सब चीज़ों को रेक्टिफाई करने के लिए हम एरर्स एंड ओमिशंस करते हैं, उसके अंडर हम एंट्रीज डालते हैं। एरर्स एंड ओमिशंस में जो एंट्री होगी वो हमेशा बैलेंसिंग एंट्री आती है। वो बैलेंसिंग एंट्री क्यों आती है? क्योंकि जो हमारी हमने कोई हमने एंट्री में किसी ट्रांजैक्शन में हमने अमाउंट ओवर स्टेट या अंडर स्टेट कर दिया, हमने ज़्यादा लिख दिया या कम लिख दिया, उस चीज़ को बैलेंस करने के लिए, उसको ठीक करने के लिए, ऑफसेट करने के लिए हम ये एंट्री डालते हैं। ये बैलेंसिंग एंट्री होती है। ठीक है, तो अब आता है, मैंने आपको देखो सारा कैपिटल अकाउंट करवा दिया डिटेल में, करंट अकाउंट पहले करवाया आपको। अब इसका थर्ड है ऑफिशियल रिजर्व्स अकाउंट। जो बैलेंस ऑफ पेमेंट में तीसरा अकाउंट हमारा बनता है वो ऑफिशियल रिजर्व्स अकाउंट बनता है। तो वो देखते हैं कैसे बनाएंगे हम। ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि वो होता क्या है। बेसिकली ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट वो अकाउंट रहता है, आपको इतना पता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या सेंट्रल बैंक ऑफ एनी कंट्री, उसके पास ये अथॉरिटी है कि वो सारे के सारी फॉरेन करेंसी को अपने पास वो हेल्ड करता है ना। तो ये जो जितने भी हमारे हमने जो सेंट्रल बैंक कंट्री का है, वो सारे के सारे फॉरेक्स रिजर्व्स है, वो सब हर तरह के फॉरेक्स रिजर्व्स जो है वो अपने पास रखता है। उसके लिए जो अकाउंट बनता है उस अकाउंट का नाम है ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट। सो ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट इज अकाउंट वेयर ऑल टाइप्स ऑफ फॉरेक्स रिजर्व्स आर हेल्ड बाय द सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री। ठीक है, अगर कोई आपसे पूछे कि फॉरेक्स रिजर्व्स रखने के कहाँ कौन रखता है, तो आपको पता होना चाहिए कि वो सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री, वो कस्टडियन है, वो रखता है। दूसरा, अगर आपको पूछा जाए कौन से अकाउंट में फॉरेक्स रिजर्व्स किस अकाउंट में रखा जाता है, तो वो रखा जाता है ऑफिशियल रिजर्व्स अकाउंट। ठीक है बेटा, सो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं। अब देखो, जो आपकी गवर्नमेंट का या जो मतलब कंट्री का जो सेंट्रल बैंक है वो इस अकाउंट को कहाँ यूज़ करता है, किस लिए वो यूज़ करता है। एक तो मैंने आपको बताया कि फॉरेन करेंसी को होल्ड करने के लिए वो रिजर्व यूज़ करता है अपने पास रखने के लिए। और दूसरा, जो गवर्नमेंट की जितनी सिक्योरिटीज़ हैं, गवर्नमेंट जो इशू करती है, वो सारी सिक्योरिटीज़ का कौन रखता है? वो सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री रखता है। सो द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्रीज सेंट्रल बैंक यूजेस दिस अकाउंट टू होल्ड द फॉरेन करेंसी एंड अदर सिक्योरिटीज ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो देखा जाए कहीं पे आपको ये भी बता देंगे, जो कई बार आपको होता है करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट दो चीज़ें यही इसके कंपोनेंट्स बताते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट के। बट बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट के बेसिकली मेन ये दो ही हैं, करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट, क्योंकि जो ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट है इज अ सब डिवीजन ऑफ कैपिटल अकाउंट। अगर हम कैपिटल अकाउंट को आगे तोड़ते हैं तो ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट बनता है।
सो अगर आपको कहीं पे 2 बनते हैं तो भी ठीक है, करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। अगर आपको 3 लिखते हो, करंट अकाउंट, कैपिटल एंड ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट, तब भी वो ठीक है। जब आप 3 बना रहे हो तो आप वहाँ पे ये लाइन ज़रूर लिख देना कि ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट जो है वो सब डिवीज़न है कैपिटल अकाउंट की। ठीक है, अब ये कैसे सब डिवीज़न है ये आगे हम देखते हैं। अब देखो, जो अगर तो ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट मैंने आपको बताया कि वो सब डिवीज़न है कैपिटल अकाउंट की, अगर तो वो कैपिटल अकाउंट का पार्ट आप शो भी कर सकते हो, नहीं भी शो कर सकते हो। पहले हम डिस्कस करते हैं, अगर हम उसको कैपिटल अकाउंट, ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट को कैपिटल अकाउंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट में उसका पार्ट शो करते हैं, तो उस केस में बैलेंस ऑफ पेमेंट शुड ऑलवेज बैलेंस। अब ये चीज़ देखो, इफ़ ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट इज शोन एज अ पार्ट ऑफ कैपिटल अकाउंट बीओपी, देन बीओपी शुड ऑलवेज बैलेंस। ये क्यों बैलेंस होना चाहिए? क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि ये इसमें बैलेंसिंग फिगर हम डालते हैं ऑफिशियल रिजर्व में, सारे एक्सचेंज में, ये सारी के सारे हमारे जो है वो बैलेंस होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए बैलेंस ऑफ पेमेंट, अगर ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट का जो है वो कैपिटल अकाउंट का पार्ट है। ठीक है, अब बैलेंस करने के लिए बैलेंस बीओपी अकाउंट्स को, अगर ऑफिशियल रिजर्व में कुछ इंक्रीज होता है, राइट, ऑफिशियल रिजर्व्स में अगर कुछ इंक्रीज होता है तो हमने नेगेटिव साइन से शो करना है, और अगर कुछ डिक्रीज होता है तो पॉजिटिव साइन में शो करना है। आपने ध्यान रखना है, पॉजिटिव और नेगेटिव साइन इसमें ऑपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे। अगर ऑफिशियल रिजर्व्स आपके इंक्रीज होते हैं तो आप बढ़ रहे हैं, नॉर्मली हम पॉजिटिव में शो करते हैं, पर इसमें हम ऑपोजिट चलेंगे, नेगेटिव में शो करेंगे। और अगर आपकी डिक्रीज होते हैं ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट में तो उसको हम पॉजिटिव साइन से शो करेंगे। ठीक है, ये केस था जब ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट इज शोन एज अ पार्ट ऑफ कैपिटल अकाउंट। Now the second case is when official reserve accounts are not shown as a part of capital account। जब वो कैपिटल अकाउंट का पार्ट नहीं शो किया जाता है तो उस केस में क्या आता है? उस केस में देखो, जो हमारा ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट इज़ प्रेजेंटेड एंड क्लासिफाइड एज बिलो द लाइन, जब वो नहीं शो किया जाएगा तो हम आपका ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट को हम प्रेजेंट और क्लासीफाई करेंगे बिलो द लाइन। इस केस में आपके करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट्स टुगेदर में शो अ सरप्लस और डेफिशिएंट बैलेंस ऑफ पेमेंट। ये देखो, जब वो पार्ट है ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट कैपिटल अकाउंट का, तब बीओपी हमारी हमेशा बैलेंस होगी। पर इन केस वो पार्ट नहीं है, उसको हम अलग लिख रहे हैं, तो उसको हम बिलो द लाइन शो करेंगे ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट को। और दूसरा जो आपका कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट है वो या तो सरप्लस बीओपी शो करेगा या वो डेफिशिट बीओपी शो करेगा। वो बैलेंस तो नहीं होगा, बैलेंस तो तभी होता है जब वो पार्ट होता है कैपिटल अकाउंट का। ठीक है, अब देखो, बीओपी सरप्लस कब होगा? बीओपी सरप्लस तब होगा जब करंट अकाउंट सरप्लस प्लस कैपिटल अकाउंट सरप्लस होगा। ठीक है, और बीओपी डेफिशिट कब होगा? जब करंट अकाउंट डेफिशिट प्लस कैपिटल अकाउंट डेफिशिट होगा। ठीक है, ये उस केस में व्हेन ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट इज नॉट अ पार्ट ऑफ कैपिटल अकाउंट। ठीक है बच्चे, तो अब ये देखो, व्हेन ऑफिशियल रिजर्व, यही मैंने आगे आपको बताया है, इसको ही आगे फर्दर डिस्कस किया है, आपको इजीली आपको समझ आ जाए। व्हेन ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट इज अ पार्ट ऑफ कैपिटल अकाउंट, बीओपी ऑलवेज बैलेंसेस। हमने पहले डिस्कस किया था ना, जब ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट जो है वो कैपिटल अकाउंट का पार्ट है तो बीओपी हमेशा बैलेंस होगी, हमेशा बैलेंस होगी। तो क्या होगा वहाँ पे? करंट अकाउंट बैलेंस प्लस कैपिटल अकाउंट बैलेंस किसके बराबर होगा? 0 के बराबर होगा, क्योंकि वो बैलेंस होगी। ठीक है बेटा, सो दिस इज ऑल अबाउट टूडेज वीडियो। If you find any difficulty, you are most welcome to give your feedback in the comment box. Thanks for watching.